इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. सोनी साहब, यहाँ के विद्वान फैकल्टी एवं विद्यार्थी। बूंदी ऐसा स्थान है जहाँ से मैंने अपना एकेडमिक करियर स्टार्ट किया था। मैं सबसे पहले जो सर्विस मैंने राजकीय प्रारंभ करी थी, बूंदी के राजकीय महाविद्यालय से करी थी। 10 साल रहा था मैं। उसके पश्चात कोटा, बारा जिले में केलवाड़ा, महाराष्ट्र और झालावाड़ रहते हुए अंत में प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटा से सेवानिवृत्त हुआ था। और जब सोनी साहब ने मुझे ये कहा कि आज पृथ्वी दिवस में हमारे छात्रों को संबोधित करें, तो मैंने देखा कि एक अच्छा अवसर है आप लोगों से मुखातिब होने का। ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा। तो सर्वप्रथम तो अपन इस पृथ्वी दिवस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उसके पश्चात इससे रिलेटेड ही एक जनरल विषय पर इस चीज़ को एक्सपांड करेंगे। और निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप उस टॉपिक को सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो टॉपिक आपको पूरी एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन देगा, और एटलीस्ट जानने के बाद आपका इतना इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि आप उस विषय के ऊपर खुद स्वयं सर्च करें। तो आपसे ध्यान से सुने। और सर्वप्रथम अपन पृथ्वी दिवस के बारे में तो सामान्य जानकारी आप लोगों को है ही सही कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व के लगभग सारी कंट्रीज, स्टेटिस्टिक्स के अनुसार तो 192 कंट्रीज बताते हैं, लेकिन अधिकतर कंट्रीज इसी 22 अप्रैल को विश्व अर्थ डे के नाम से या वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से अथवा विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से आज के दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस सेलिब्रेशन से क्या मिलेगा अथवा क्यों करना चाहिए, ये आपके एक स्वाभाविक जिज्ञासा होनी चाहिए। देखो, हमारा ये दायित्व है कि पृथ्वी का संरक्षण, जिस पृथ्वी पर अपन रहते हैं, जिस पृथ्वी से अपना सब कुछ है। एक कहावत है ना कि धरा ही नहीं रहेगी तो सब कुछ धरा ले जाएगा। तो ये पृथ्वी जिससे अपना अस्तित्व है, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, और संरक्षण की जो सर्वप्रथम जो भावना इससे प्रेरित हुई और जिसकी वजह से इसको अपन एवरी ईयर अर्थ डे के रूप में मना रहे हैं, उसकी हिस्टोरिकल जानकारी बैकग्राउंड में अगर आपके पास रहेगी तो आपको ये रहना आवश्यक भी है। क्योंकि किसी आपके पढ़े लिखे होने का एक पहला संकेत तो ये है कि आपके पास जानकारियाँ पूरी उपलब्ध हो, और उसके पश्चात इससे संबंधित ज्ञान भी आपके पास उपलब्ध हो। ये रिक्वायरमेंट है एजुकेटेड होने का चिन्ह। तो आपको ध्यान होगा कि अमेरिकी सीनेटर थे गेलार्ड नेल्सन, जो विस्कॉन्सिन से सीनेटर थे, और 1969 के अंदर सिएटल के अंदर जंगल काटे जा रहे थे। सिएटल लकीली मैंने देखा है, मैं सिएटल जाके आया हूँ। बहुत घना जंगल है वहाँ, बहुत हरियाली है। तो 69 के अंदर जब अर्थात वन कट रहे थे, तो वहाँ के जो सीनेटर थे, ये नेल्सन, गेलार्ड नेल्सन, इन्होंने सोचा कि अगर ये लोगों में जागृति नहीं आई तो जो इस व्यावसायिक मानसिकता के लोग हैं, इस धरती को उजाड़ कर देंगे। तो उन्हें एक स्वतः प्रेरणा, वो पर्यावरणविद थे, तो उनके दिमाग में एक ऐसी योजना आई कि किस तरह से लोगों में ये जागृति पैदा की जाए कि वनों का संरक्षण हो, और वनों का संरक्षण न हुआ तो कई सारी हानियां होगी, इससे भी अवगत कराया। तो सर्वप्रथम उन्होंने एक क्रांति स्वरूप विश्वविद्यालय के छात्रों को और कई जो स्वप्रेरित यूथ था उनको साथ लेकर के सर्वप्रथम 69 के अंदर एक दिवस के रूप में इसको मनाने का प्रारंभ किया। और उसके पश्चात जब इसकी आवश्यकता सबने महसूस करी, ग्लोबल फीलिंग हुई, तो धीरे धीरे बीच में तारीख बदली भी थी, 21 मार्च की हुई थी, तत्पश्चात में बाद में 22 अप्रैल की हुई है, सभी एग्री कर गए, और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से मनाया जा रहा है। तो वैसे तो दायित्व अपना ये है कि पृथ्वी को अपन एवरी डे, अगर हम पृथ्वी की देख रेख न करेंगे, देख रेख अपने को करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का अपने ऊपर बहुत कर्ज है। उस कर्ज को चुकाने का मौका ये है कि पर 12 ही महीने 24 घंटे
हर क्षण पृथ्वी के संरक्षण का ध्यान रखें। लेकिन अपने खुद की व्यस्तताओं के कारण अथवा अपने खुद के ऑक्यूपेशंस के कारण हो सकता है कि अपन ये नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम एक दिन भी अगर अपन ये करेंगे तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा और ये जो जागृति फैलेगी उस जागृति से काफ़ी परिवर्तन धीरे धीरे दृष्टिगोचर होगा। तो इसी उद्देश्य से ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी से सबसे पहले तो अपन ये सारांश रूप में समझें कि पृथ्वी में क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं। पृथ्वी में सब कुछ आ जाता है, जैसे जल, हरियाली, वन्य प्राणी और प्रदूषण। मुख्य रूप से अपन इस चीजों को ले सकते हैं। पृथ्वी से कनेक्टेड जो चीजें हैं, जिनके संरक्षण की, जिनके देखभाल की, जिनके सार संभाल की आवश्यकता अपने को महसूस हो रही है, उनमें कुछ चीजें हैं जैसे जल। जल बिना जीवन नहीं चलेगा। जल है तो कल है, आवत है ना। तो जल का संरक्षण, जल का शुद्धिकरण, इसी तरह से वनस्पति, हरियाली। हरियाली नहीं हो तो क्या हो, अन्न जो पैदा होता है अपना, अन्न पैदा नहीं होगा तो जीव जंतु वनस्पति सब समाप्त हो जाएगा, तो अपना जीवन भी नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये सारी चीजें, प्रदूषण के कारण सारी चीजें प्रभावित होती है। तो प्रदूषण और इससे संबंधित जितने भी कारक हैं, उन सब कारकों के ऊपर अपने को ध्यान दे करके उनमें जो हानिकारक चीजें हैं उनसे अपने को मुक्ति पानी है। और वातावरण, पर्यावरण, जल, वनस्पति और वन्य प्राणी, इनका सह अस्तित्व और पृथ्वी के ऊपर निर्वाह हो सके, ऐसी व्यवस्था अपने को पृथ्वी को देगी। तो तात्पर्य ये है कि अपन इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो एक किसी में आता है, मतलब आप देखते हैं उसका आता है कि पृथ्वी अपने को पूर्वजों से नहीं मिली, ये अपने बच्चों की विरासत है। आप इस पर गौर करना, इसमें अर्थ है, गहरा अर्थ छिपा हुआ है। पृथ्वी अपने को पूर्वजों से कितनी मिली, ये अपने बच्चों की, आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, उनकी विरासत है। इसका तात्पर्य ये कि आप तो छोड़ जाएंगे किसी दिन, लेकिन उन बच्चों को इस पोजीशन में पृथ्वी छोड़ के जाए जब अपन आए थे इस पृथ्वी पर, जिस पोजीशन में थी उससे बेटर पोजीशन में छोड़। इसलिए जो अपने बच्चों की विरासत को अपने को संभालना है, मतलब वी हैव टू लीव दिस अर्थ प्लेनेट इन ए बेटर कंडीशन, ए बेटर प्लेस प्लेनेट टू लिव। रहने के लिए अच्छी जगह छोड़ करके अपन जाए, और अच्छी जगह रहेगी तो अपन स्वयं भी लाभान्वित होंगे और अपनी आगे वाली पीढ़ी भी लाभान्वित। तो कई सारे बिंदु हैं जिसमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारक हैं, जैसे प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का जलना, जनसंख्या का दबाव, मिट्टी का क्षरण और वनों की कटाई आदि ऐसी सारी चीजें हैं कि जिनमें अगर अपन ने संयम नहीं बरता तो निश्चित रूप से ये धरा अपना स्वाभाविक सौंदर्य खो देगी। आप देखते हैं कि जैसे ये जो पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन है, उसमें एक भी फैक्टर इम्बैलेंस होता है तो इंटरनल जो कनेक्टिविटी है अपना जो बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का जो कंसेप्ट है, उसके तहत कहीं भी घटना जो घटित होती है उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। तो कहीं पर भी अगर जैसे अपन ये इग्नोर करेंगे किसी एक जगह कुछ होने से क्या होगा साहब, दूसरी जगह तो बढ़िया होना है, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी अगर कोई हानिकारक स्थिति क्रिएट करेंगे तो उसका प्रभाव सब जगह दृष्टिगोचर है। इसलिए अपने को हर जगह, हर परिस्थिति में हर एक का दायित्व है कि इस संरक्षण के कंसेप्ट को अपन अपने जीवन में उतारें और अपने साथियों को बताएं और जागरूकता फैलाएं। देखिए 22 अप्रैल को जो मनाया जाने वाला दिवस है, उसमें हर वर्ष की एक थीम आती है। उस थीम के बेसिस पे वो थीम दी जाती है, उस थीम को हाईलाइट करते हुए उस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वर्ष की जो थीम है वो है हमारी धरती और हमारा स्वास्थ्य। हमारी धरती और हमारा स्वास्थ्य, इसका मतलब ये है कि इस धरती के कारण जो अपना स्वास्थ्य है वो और अपना स्वयं का स्वास्थ्य, इस स्वास्थ्य को अगर अपन प्राकृतिक रूप से, किस रूप से इसको अच्छी पोजीशन में रख सकते हैं, ये अपना मोटो होना चाहिए कम्युनिकेशन। तो आपको जैसे इस विषय पे थोड़ा सा विचार करें तो आपको ध्यान है कि महात्मा गांधी का जो सिद्धांत थे पुराने,
वो सारे इस चीज़ से मैच करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में आपको जानकारी होगी कि 79 ईयर्स की अवस्था में उनको गोली मारी गई। तो उस वक्त उनके शरीर में कहीं रोग नहीं, न कोई उनको बीपी था, न कोई डायबिटीज थी, किसी तरह का कोई रोग नहीं। 18 किलोमीटर वो पैदल चलते थे और प्राकृतिक खाना खाना, शाकाहारी भोजन करना और प्राकृतिक चिकित्सा के दम पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य को मेंटेन किया। फिर सेकंड चीज़ ये है कि उनका जो था ना, जैसे प्राकृतिक समझ कभी उन्होंने ऐसा जो आत्मकथा में मिलता है कि वो दूध की चिकित्सा, अल्पाहार और कुछ जो अपने संस्कृति में मिलता है ना कि अल्पवासी, अल्प भोजन करने वाले तो इन चीज़ों का इस संयम को बदलते हुए उन्होंने अपने जीवन को चलाया और उसी की बदौलत वो निरोग रहे थे। और उनकी योजना बताते हैं कि 100 साल से ज़्यादा जीते अगर वो रहते। तो उनका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य के अनुसार अपन ये देखें कि प्रकृति से प्राप्त जो चीज़ है अगर उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाए तो शरीर के साथ उसका जो सामंजस्य है वो इतना परफेक्ट बैठेगा कि आप जो कृत्रिम बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं वो आपके जीवन के, आपके शरीर को स्वीकार्य नहीं होगी। तो प्राकृतिक चीज निश्चित रूप से स्वीकार्य। तो स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है कि प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों का ही अपन सेवन करें और प्राकृतिक रूप से उन चीज़ों को ग्रहण करें। तो गांधी जी की भी प्रासंगिकता इसमें हो जाती है। फिर दूसरा जैसे अपन ये पर्यावरण में जो उनका प्रदूषण फैल रहा है, तो गांधी जी ने कुटीर उद्योग और खादी उद्योग को दिया था। तो उसके पीछे ये था कि जो ये धुआं उगलती हुई बड़े बड़े कारखाने हैं उनके साथ उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योगों को प्रमोट किया जाए तो उससे स्वावलंबन भी होगा और ये जो प्रदूषण कर रहा है वो भी समस्या नहीं आएगी। तो इस पर्यावरण के बारे में उनका एक कंसेप्ट था, अहिंसा की बात करते थे गांधी जी का तात्पर्य था कि आप किसी की भी हिंसा न करें। हिंसा मारने से समझ नहीं है, किसी जीव को दुख देना जिसके कारण जीव एनॉय हो, नाराज हो अथवा अप्रसन्न हो, ऐसी स्थिति क्रिएट करना हिंसा है। तो गांधी जी ने केवल अहिंसा का प्रयोग जीवित प्राणियों के लिए नहीं किया था, उन्होंने प्रकृति के लिए भी किया। तो प्रकृति के प्रति जो हिंसा हो रही है उसको रोकना, मतलब ये जितना जैसे कहावत है ना अपनी कि धरती सब व्यक्तियों की आवश्यकता वो पूर्ति कर सकती है लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लालच को पूरा नहीं कर सकती। अर्थ कैन fulfill all the needs of every person but cannot fulfill the need of even a single person। एक आदमी का भी लालच अगर इतना बन जाए तो उस लालच की पूर्ति नहीं कर सकते लेकिन आवश्यकता की पूर्ति पूरी नहीं कर सकते। तो इस दृष्टिकोण से अगर अपन सोचें तो इस धरा के जो संसाधन हैं उन संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो अपने को इसी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना पड़ेगा और इस संग्रह की प्रवृत्ति को भी छोड़ना पड़ेगा। जो अनावश्यक लालच के द्वारा अपन चीज़ों को संग्रह करते हैं, अपन जानते हैं कि लालच का अंत नहीं होता है लेकिन लालची का अंत हो जाता है, है ना। लालच तो बढ़ता जाएगा लेकिन एक दिन ऐसा आएगा लालची से भी चला जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आए उससे पहले अपन सब चेंज जाए तो अपन इस धरा पे अपना जो ये जीवन है, इस जीवन या इसके उद्देश्य को अपन प्राप्त कर पाएं। तो उद्देश्य क्या है इसमें विचार कर सकते हैं। देखिए कि जैसे कोई भी रोग आदमी को पैदा होता है तो पहले कहते हैं कि शरीर में आने से पहले आपके मानसिक स्तर पर होता है। तो मानसिक स्तर पर रोग क्यों पैदा होता है और मानसिक स्थिति को अपन कैसे संभाल सकते हैं। जब अपनी इस वर्ष की थीम ये है कि हमारी धरती हमारा स्वास्थ्य, हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? स्वस्थ रहने के लिए आपने मानसिक विचार शुद्ध होना। मानसिक विचार शुद्ध होने का मतलब ये हुआ कि मानसिक रूप से रोगी न हो। मानसिक रूप से रोगी न रहे तो वो कौन सी स्टेट है जो व्यक्ति पैदा होने के बाद से आज तक सभी जने उसी दिशा में उसी को प्राप्त करने में लगे हुए। आप इमेजिन कर सकते हो, आप सब ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको हर व्यक्ति चाहता है।
हैप्पीनेस, खुशी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख चाहता है, कोई है क्या? या किसी ने वो महाभारत पढ़ी होगी तो इसको प्रसंग ध्यान होगा कि कुंती थी था जिसने कृष्ण भगवान से कहा था कि सिल पड़े व सुख पे जा नाम जैसे जा, बलिहारी व दुख की जो नाम पल पल नाम रचा। लेकिन उसका ध्यान रखना, वो कुंती ने दुख नहीं मांगा था, कुंती ने उसमें भी सुख मांगा था, क्योंकि कुंती को सुख मिलता था कि कृष्ण भगवान की नजदीकी रहे। कृष्ण भगवान तभी आते थे जब आप विपत्ति आती थी, तो बोलते थे हमारे सुख रहेगा तो आप आओगे नहीं, इसलिए हमारा दुख दे दो आप। लेकिन इसका दुख का मतलब वो दुख नहीं चाहती थी। तो यही स्थिति सबकी है कि अपन सब लोग, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, सब खुशी चाहते हैं, सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। अब प्रसन्नता अपन कैसे प्राप्त करें, प्रसन्नता क्या होती है, इसकी टोटल स्टडी पूरा सुनने का साहस और एक संग्रह आपको लगे, अपील करें उसमें, इसको देखें। तो अपन इस दिशा में बढ़ते हैं कि हैप्पीनेस को अपन कैसे प्राप्त करें। हैप्पीनेस ऑल काइंड ऑफ सोर्सेज यू हैव। इसके अलावा कुछ हो तो लास्ट में अपन 5-10 मिनट बात करेंगे आपके प्रश्नोत्तर के रूप में। तो आप बताएं कि इसके अलावा भी कुछ चीज यदि साहब वहां से खुशी मिल सकती है या आप मेरी छोड़ दी तो उसको फिर एड कर देंगे अच्छे से, है ना। और अन्यथा आप पाएंगे कि खुशी की अगर सर्च अपने को करनी है तो अपने को कहाँ करनी चाहिए, अन्यथा अपने को असफलता क्यों मिलती है। अपन खुशी की सर्च, खुशी सब चाहते हैं, मिलती नहीं है, या मिलती तो अपन संतुष्ट, अपने को लगता है कि दूसरों ज्यादा खुश है अपने से। तो ऐसा न हो, अपन अपने को इतनी तृप्ति मिले कि अपन तार्थ हो गए, जो मिलना था मिल गया। जीवन में संतुष्टि जिसको मिल जाती है उसको हम बोलते हैं कि वो सुखी या वो प्रसन्न है, उसको हैप्पीनेस मिल गई। तो इस हैप्पीनेस के संबंध में ये अपन देखते हैं, इसको थोड़ा पास ही चलेंगे अपन, क्योंकि थोड़ा जानेंगे। लेकिन टॉपिक अपना ये रहेगा, स्मार्ट वे टू हैप्पीनेस। There is a way how we can search happiness. हैप्पीनेस को सर्च करने से पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए हैप्पीनेस है क्या है, हाउ टू डिफाइन इट। हैप्पीनेस डिफाइन करने के लिए अपन इसके स्लाइड में प्रेजेंटेशन। वापस है ना, वापस डबल की ट्रेन को वापस आ जाएगा। बुला लो तो इसके बिना भी बात कर सकते हैं। नेट का तो मुझे कुछ वैसे मैं प्लेस का तो मुझे प्लेस का तो हाँ वो हुआ है कि बताओ हमारे भी वो तो ना कहीं बड़े कृष्ण के आ रहा है बाकी सब जाएगा पूरा कुछ और नाम है इससे बड़ी बात हो गई साइड से हाँ वो साइड बात कहाँ से होगी। इसका एक नीचे हो सकता है। ये जो
जूम हो जाएगा। सेकंड ये आपका फेसबुक नेक्स्ट स्लाइड ये नहीं दिखता बट बिफोर सर्चिंग एनीथिंग आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जिसको अपन सर्च कर रहे हैं वो है क्या। तो है क्या में ये जो डेफिनेशंस हैं वो परफेक्ट डेफिनेशंस है, अलग अलग दार्शनिकों की, वैज्ञानिकों की, सोशल साइंटिस्ट की, जनरल पब्लिक की, बुद्धिस्ट की, रिलीजियस पर्सन्स की, सबके थिंकिंग हैप्पीनेस के बारे में क्या है वो मैंने कंसाइज किया। तो पहले तो चीज ये है कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस इज नॉट ए थिंग, कोई वस्तु नहीं, कि मेंटल स्टेट। इस मेंटल स्टेट में क्या क्या चीज आ जाती है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फीलिंग ऑफ प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिट्यूड, रिलीफ, कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। हिंदी अर्थ आपको वैसे समझ में आ रहे होंगे। प्लेजर, खुशी, इसको मिलने से कोई एकदम उत्साह, ज्यादा मजा आ जाता है ना, ऐसी चीज। ये जनरल कंसेप्ट है। इट इज मेंटल स्टेट जो अपने जिसकी सर्च में अपन है अपना सारा जीवन की। कोई व्यक्ति पढ़ भी रहा तो इसलिए पढ़ रहा, संन्यास ले रहा तो इसीलिए ले रहा कि हैप्पीनेस चाहता है। काम कर रहा कोई आदमी सुबह उठ जाता है 5 बजे, जब अपन दूसरे व्यक्ति सोए रहते हैं, तो क्यों इतना तप रहा है? किसलिए तप रहा है? केवल यही है कि जिस चीज की सर्च कर रहा है वो है क्या। तो अपना उद्देश्य जो ये चीज अगर अपने को समझ में आ जाए तो इसकी सर्च अपन प्रॉपर जगह पे करता है। दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट किसको बताते हैं हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस बताते हैं कि आपके अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनका संचार है। पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी और साइकोलॉजी वर्ड आपने सुना होगा ना। साइकोलॉजी अभी तक तो केवल बीमार मनुष्यों का विषय था। पागलों का इलाज करने के लिए साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं डॉक्टर उनको दिखाते हैं। तो मेंटल इलाज करने की जो व्यवस्था है वो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा की गई। तो उसे साइकोलॉजिस्ट और इन सोशल साइंटिस्ट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो पॉजिटिव इमोशंस हो, जैसे जॉय, इंटरेस्ट एंड प्राइड, मतलब आदमी को थोड़ा जैसे कुछ चीज मिल जाए और लोग उसको उसका सम्मान करें और उसको जो है थोड़ा फील हो, प्राउड फील हो, तो वो खुशी देता है ना। इसी तरह से अपने को किसी चीज में इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, या जॉय फीलिंग होती है खुशी की, तो ये साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट को इसको डिफाइन है। इसी तरह से नेगेटिव इमोशंस की कमी, नेगेटिव इमोशंस में क्या होता है? नेगेटिव इमोशंस क्या है? जैसे इसमें सैडनेस, उदासी आ जाती है, एंजाइटी, एंगर, गुस्सा आ जाता है। तो ये नेगेटिव इमोशंस की कमी और पॉजिटिव इमोशंस की अधिकता, किसको खुशी का। फिर फिलोसोफर्स हैप्पीनेस को क्या बताते हैं? फिलोसोफर्स मतलब अपना स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं, जो धर्म का, जिस धर्म का व्यक्ति है उसके धर्म के महात्मा लोग क्या बोलते हैं? बोले आप धर्मबद्ध जीवन जियो, नीतिगत जीवन जियो, अनीति से किसी को दुख देख करके, किसी को परेशान करके, किसी को अच्छी हर चीज करके अगर आपने कुछ प्राप्त कर लिया और उससे आपको खुशी मिल गई तो वो उसको बोलते हैं कि ये आपकी ये खुशी नहीं है, रियल खुशी नहीं है। तो फिलोसोफर्स डिफाइन करते हैं कि यू बी कनेक्टेड विद द एथिक्स, आपके जीवन में कुछ नीति, संस्कार और धर्मगत विचार पनपे और उससे आप खुशी प्राप्त करो। तो ये इनकी ओपिनियन है फिलोसोफर्स की। बुद्धिस्ट क्या कहते हैं कि वो अष्टांग मार्ग को फॉलो करते हैं। बुद्धिस्ट तो सीधा स्टार्ट यही करते हैं कि दुखम दुखम सर्वम दुखम, जीवन में दुखी है कि सुख है नहीं, सुख लेना है तो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। उसके प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग को प्राप्त करते हुए फिर आप जानो स्वयं, अपने स्वयं को प्राप्त करो। तो बुद्धिस्ट डेफिनेशन के अनुसार ये है। और हिंदुइज्म में क्या है, बहुत बढ़िया है ये कंसेप्ट जिस पे अपन पहुंचेंगे। यहाँ तक पहुंचते अगर आप उताते नहीं है तो यू विल एंजॉय ये। तो अल्टीमेटली अपन इन सब डेफिनेशंस के अंदर तो होंगे, लेकिन फाइनली इसको डिस्कस करना होगा। लिस्ट क्या है, परमानंद क्या है,
परमात्मा की प्राप्ति क्या, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, केवल क्या है, इसको डिस्कस करके अपना लेक्चर लेंगे। तो इसको हम देख लेंगे। वो आगे ना, नेक्स्ट स्लाइड वाला वो अच्छा नीचे आता है, ओके ओके, हाँ राइट, अब नो प्रॉब्लम। देखिए थर्ड स्लाइड है, ये जो अपना टाइटल था ना, स्मार्ट वे टू हैप्पीनेस। व्हाट इज द स्मार्ट वे टू हैप्पीनेस? दिस इज द स्मार्ट हाउ ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को कैसे प्राप्त करें, इसका जो स्मार्ट वे है, जिस मार्ग से आप खुशी के सारे स्रोत ढूंढ पाएंगे वो ये है SMART। तो पहला बिंदु है इसमें सेक्रीफाइस द सेल्फ, सेक्रीफाइस द सेल्फ। सेकंड, मैग्नेटाइज द पर्सोना। ये क्या है, क्यों इनको डिस्क्राइब अपन करेंगे तो आप समझ पाएंगे इसको। अराउज द हार्मोन्स, रिप्रेजेंट द रेट रेस एंड ट्रांसलेट टू अचीवमेंट। इसमें अपना लक्ष्य है गंभीरता से डिस्कस करने का तो ये, लेकिन इन प्रोसेस से भी गुजरना अपने लिए आवश्यक है। हमारे सेक्रीफाइस से और सारी चीजें ऐसी आप जानते हैं, कोई भी नई चीज नहीं है, लेकिन इनको इकट्ठा करके एक साथ कंसंट्रेशन से, फोकस्ड माइंड से जब स्टडी की जाती है ना, तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, खुशी होती है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति नई चीज नहीं लाया है, नहीं एग्जिस्ट है, उसी को निकाल देंगे। न्यूटन को नया नियम लाया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ से, अपने दिमाग से थोड़ी पैदा किया, एग्जिस्ट करता था, उसको स्टडी करके आपको बता दिया। तो लाइक दिस स्टडी इज आल्सो लाइक दिस। आप में से किसी के दिमाग में ऑलरेडी ये चीजें हैं, हो सकता है एक व्यक्ति के दिमाग में सारी न हो, लेकिन जो कॉस्मिक माइंड है, कॉस्मिक माइंड में सारी चीजें, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो सेक्रीफाइस द सेल्फ से तात्पर्य क्या है? देखो, बुद्ध से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, एक स्टोरी है बुद्ध के बारे में प्रचलित है, या आपको जानकारी में होगा कि बुद्ध से किसी ने पूछा कि आई वांट हैप्पीनेस। तो बुद्ध ने रिप्लाई किया कि सबसे पहले तो आप रबड़ लेकर के या डस्टर लेकर के किसको मिटाएं, आई को मिटा, आई को मिटा दो। क्यों? आई ईगो इसको हटाओ। फिर उसने आई को हटाने के बाद उसने कहा फिर वांट को भी हटाओ, तो वांट डिजायर तकलीफ देती है ना, इस बात पर फिर मैं आपसे पूछा क्या बचा, हैप्पीनेस। बहुत सारांश छिपा है इस बात में। आप सिंपल एक सेंटेंस 3 वर्ड्स का, आई वांट हैप्पीनेस, आई को मिटा दिया, वांट को मिटा दिया, हैप्पीनेस बच गया। मैसेज ये है कि आई और वांट को क्यों हटाया, आई वांट क्या तकलीफ दे रहे थे, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें। आप देखिए, जो सबसे बड़ी हड्डल है खुशी के मार्ग में, वो 2 चीजें, एक तो ईगो है और दूसरी ईगो अहंकार में, जिसको हम बार बार कोई व्यक्ति हर चीज में अपने आप को सुप्रीम समझता है, बड़ा या इंफीरियर भी समझता है, वो भी उसी के नेगेटिव का, किसी भी तरह का अपने आप को महत्व देना, दूसरों के बारे में न सोचना, तो वो ईगो रहेगी तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। तो ईगो को अपने को मिनिमाइज करना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। और ये अगर आप टाइम पढ़ते हैं तो आगे हम बढ़ सकते हैं, तो फिर इससे ज़्यादा मैं आगे। फिर सेकंड चीज़ है डिजायर। वो न कर रहा, आज भी लड़ी कर। डिजायर एक्चुअली आपका जो कर्म का सिद्धांत तो ये है ना कि इच्छा के बिना कर्म नहीं, कोई भी कर्म सबसे पहले इच्छा के रूप में मनुष्य के दिमाग में आता है, विचार में आता है, इच्छा होती है, उसके बाद कर्म की इच्छा होती है। तो इट इज द मोटिव ऑफ ऑल एक्शन, डिजायर इज द मोटिव ऑफ ऑल एक्शन। कोई भी कर्म बिना इच्छा के पूर्ण नहीं होता, तो कर्म की दिशा में बढ़ाता है डिजायर। और डिजायर में प्रॉब्लम ये है कि डिजायर, जैसे व्यक्ति की एक डिजायर किसी क्षण पैदा हुई, वो पूरी हो जाए, फिर कंटेंटमेंट फिर भी नहीं आता, उस स्थिति को तो स्वाभाविक स्वीकार कर लेता है, ठीक है ये तो मिल गया, तो गया, लेकिन इससे आगे जैसे सपोज कोई व्यक्ति गरीब अवस्था में हो, पढ़ रहा हो, लोगों को देखिए यार उनके स्कूटर में साइकिल है, तो वो कहते जिंदगी में स्कूटर तो होना ही चाहिए, स्कूटर आ जाता है तो लोगों कार वालों को देखता है, तो फिर देखता है कि नहीं स्कूटर में बदलने कार क्यों, कार आ जाती है, दूसरी कार, बड़ी कार, मतलब एंड रेस, दिस इज एंड रेस।
तो डिजायर एंडलेस क्यों है? क्योंकि एक डिजायर की पूर्ति किसी भी तरह किसी तरह से हो जाए तो भी कंटेंट में या हैप्पीनेस नहीं, इसलिए डिजायर से मुक्ति पानी पड़ेगी। फिर सेकंड चीज, अगर डिजायर पूरी ना हो तो प्रॉब्लम हो नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाए। हमने कहा ना कि पॉजिटिव इमोशंस की तो अधिकता हो, नेगेटिव इमोशंस की कमी हो। अगर डिजायर पूरी हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन डिजायर पूरी नहीं हो, डिजायर पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है ना, और उस चीज को स्थायी रूप से रखना चाहता है। आपकी इच्छा होती है कि मेरे को तो दूसरों का खत्म हो जाए, मेरे पास रहना। और सेकेंडली जो डिजायर पूरी ना हो तो क्रोध आता है, तो वो नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, मतलब खुशी स्थायी नहीं रहता। तो डिजायर जो है, इगो डिजायर, इनको हटाना आवश्यक है। इसका मतलब अपना जो सेक्रीफाइस ऑफ द सेल्फ है, उस सेल्फ में आई और वांट ये दोनों अगर नहीं जाएंगे तो आपको इन ट्रू सेंस हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब इसका एक बहुत ही सुंदर स्लाइड ये है कि हाउ ईगो को कैसे खत्म, उन्होंने चेंज आई टू वी, बस वो याद रखना। जहां जहां भी आई फीलिंग आ रही ना वहां भी फीलिंग हो। आप मैं से हम पे चले जाओ, पहला स्टेप। जैसे ही आप मैं से हम पे गए आपकी ईगो साइलेंट है। फिर अब वो स्थायी कब तक रह पाएगी साइलेंट? वो प्रैक्टिस से, अनुभव से धीरे धीरे आपके स्वयं की प्रकृति और मोड आल्सो हेल्प्स इन दैट, तो उस स्टेट को मेंटेन कर देगा। तो चेंज आई टू बी, दिस इज द स्टेप। ये सामान्य चीजें हैं, अब्दुल कलाम का पता है, और इधर आप देखो ये आदमी जीवन बचाने के लिए भी हाथ धोने में सपोज कर रहा है कि इस ईगो रोक नहीं, अब बचना है, उसको छोड़ देगा तो वैसे ही गिर जाएगा उस आदमी को, और इस आदमी को छोड़ो तो ईगो छोड़ना है। तो नहीं कहावत है, वो कौन सा आता है उसमें, पता नहीं क्या है, जैसे एक व्यक्ति डूब गया था नदी में, है ना, तो दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए गया और उसको कहता है कि पकड़ मेरा हाथ पकड़, वो नहीं पकड़ता। फिर दूसरा कोई ज्ञानी व्यक्ति निकलता है उधर से, बोले इसको ये मत क्या, इसको ये बोल तेरा हाथ है तो वो हाथ देता है। तो बहुत से जने क्या होते हैं, खुद की अस्तित्व को नहीं छोड़ते, अपने वंचित नहीं होते, खुद को तो रखती है फाइनल, मैं मेरा को छोड़ोगे नहीं जब तक आपको रियल खुशी मिलेगी। ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर अपने को डिजायर पूरी हो जाए तो, और डिजायर पूरी न हो। ये इससे बहुत अच्छा कार्य है, कितना बढ़िया कार्य है। देयर आर टू ट्रेजेडीज इन द लाइफ, दोनों ट्रेजेडी है, इच्छा पूरी हो जाए तो भी ट्रेजेडी है, इच्छा पूरी न हो तो भी ट्रेजेडी है। समस्या है, विचार करना इसका। देयर आर टू ट्रेजेडीज इन लाइफ, वन इज टू लूज योर हार्ट्स डिजायर एंड द अदर इज टू गेन। पूरी हो जाए तो भी दुख पाता है आदमी, न पूरी हो तो दूसरे तरह से दुख पाता है। फिर ये जो ग्रेट थिंकर्स ने कहा सामान्य चीजें हैं, इसको इन्हीं चीजों को जो अपन डिस्कस किया उसको स्ट्रेंथ देते हैं। फिर सेकंड पे आते हैं अपन, एस, फिर एस खत्म हुआ अपना एम, स्मार्ट वे में एस एंड ए आती है डिस्कस करते हैं। एम पे लीजिए मैग्नेटाइज द पर्सन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप इसको 2 मिनट पढ़ते हैं इसको। देखिए, हैप्पीनेस इज नॉट ए रिवार्ड, हैप्पीनेस इज ए चॉइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप यूँ सोचें कि कुछ करने से कोई इनाम दे देगा हैप्पीनेस है, सब इट इज योर चॉइस। हाउ दिस इज योर चॉइस? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपन लोगों से कैसे कनेक्ट होते हैं। वो कनेक्ट होने का मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी, आपका व्यक्तित्व क्या है, लोगों का आपके बारे में, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आई से तो अपन मुक्ति पा रहे हैं पहले उसमें, अब आई से अपन ये क्या है, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व होता है। आपका व्यक्तित्व हैप्पीनेस को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है, इसको भी अपन देखेंगे। और ये चीज थोड़ा सा नोट करना चाहेंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। इफ यू एक्सपेक्ट अदर्स टू मेक यू हैप्पी, यू विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड। हैप्पीनेस को आपको अपनी स्टेट को ही बनाना पड़ेगा, दूसरा आपको खुशी नहीं देगा कभी भी। कोई वस्तु आपको खुशी नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति आपको खुशी नहीं दे सकता, कोई परिस्थिति आपको खुशी नहीं दे सकती। खुशी का स्रोत आपके अंदर है। तो
तो ये जो पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी है, उस पर्सनालिटी के कुछ जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं जो आपको खुशी प्राप्त कराते हैं, उनके कुछ बिंदु मैंने सर्च करे हैं। तो उसमें सबसे पहला तो ये है, सम पर्सनालिटी ट्रेट्स विच आर रिमार्केबल कैपेसिटी टू मेक आवरसेल्व्स हैप्पी। ये फर्स्ट एक अपन ने बिंदु दिया है, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। जब आप समझे, आप इसको एक कहावत है ना कि इफ यू डू व्हाट यू लव यू विल नेवर वर्क ए डे इन योर लाइफ। जो आप काम करते हैं वो आपको पसंद आने लगे, प्रिय लगे आपको, इसका मतलब आप जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करोगे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो आपको काम नहीं लगेगा, क्योंकि आप पसंद करते हो। जबकि अधिकतर लोग अपन काम को तो बर्डन समझते हैं, हेडेक समझते हैं, काम अलग इंजॉयमेंट को दूसरी जगह है और उस काम में नहीं ढूंढते। यहाँ अपना कंसेप्ट ये है कि अपन काम में ढूंढते, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसको पसंद करें, और पहले तो ये है कि जिसको पसंद करें उस वही काम अपनाएं, और अगर ऐसा ना हो तो जो काम कर रहे हैं उसे पसंद करना प्रारंभ करें। ये पहला स्टेप आपके व्यक्तित्व में अगर ऐड हो जाएगा तो डेफिनेटली ये सलाम करो, तो जो भी है दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, यदि कर्म को दूसरी तरफ होगे तो सलाम करना। मेरे को तेरे से कुछ भी मतलब नहीं, अगर जानन से बोल रहे हैं तो तेरा ये जो छोटे-छोटे कथन होते हैं ना, इसमें बहुत नंबर तो देगा, मेरे को सकल दिखा कौन नहीं था, ये सत्य है। किस तरह मतलब आप जो काम कर रहे हो वर्शिप की तरह करो, और वर्शिप के तात्पर्य क्या हुआ कि हार्ट पूरा हार्ट में इन्वॉल्व रहे, इन्वॉल्व रहे। भाई बाद में देख लेना, पहले सुन ले ध्यान से, ये सुनोगे तो बाद में आपको ढूंढना पड़ेगा, मेरा ढूंढा रेडी देती है आपको, ठीक है ना। फिर आप ढूंढ करो, खुशी तो आपको भी ढूंढनी पड़ेगी, सबको ढूंढनी पड़ेगी। एक जगह थोड़ा सा मिल जाएगा मटेरियल तो फिर आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। ध्यान से सुने, न सुने तो भी अगर आपको इंजॉयमेंट मिल रहा है तो इंजॉय है ना। तो ये चीज अपनी फर्स्ट बिंदु आपका क्या हुआ कि वर्क को लव करें, मतलब जो भी आप काम करते हैं उसको पसंद करें, उसको हार्टली इन्वॉल्व होकर के नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा। जीवन में मान लिया आप कई काम ऐसे होते हैं जो मेरे को करने पड़ते हैं, तो उनको उसमें इन्वॉल्व हो, हार्टली इन्वॉल्व हो, पूरी तरीके से नहीं करो तो आप यू विल फाइंड रियल। अब ये क्या चीज़ है, डेफिनेशन का अर्थ क्या होता है। आदमी दिखता है कि साहब मैं मतलब मैं पास हूँ, परसेंटेज आ जाए, नौकरी मिल जाए मुझे, इसके बाद इंजॉय करेंगे, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए बढ़िया जगह, उसके बाद इंजॉय करेंगे, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए तो वो पढ़ते हैं करते, नेवर एंड इज नेवर, है ना। हमेशा उस खुशी को पोस्टपोन करता रहता है। तो यहाँ जो डू नॉट रेफर द हैप्पीनेस से तात्पर्य अपन यहाँ इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि खुशी को आप किसी जगह पे, किसी समय पे, या किसी वस्तु में, या किसी परिस्थिति, या किसी व्यक्ति में मत ढूंढो कि वो मिल जाएगा या मेरा दोस्त आ जाएगा। जैसे कोई लेक्चर मेरा दोस्त प्रिंसिपल बन के आ जाएगा तो मजा आएगा, सब मजा आपको अगर वो आएगा तो भी नहीं मिलेगा अगर आपके नेचर में नहीं, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर आपके स्वभाव में, आपकी पर्सनालिटी में है तो मजा आपको हर वक्त उपलब्ध है। तो सेकेंडली चीज जो अपने इस हैप्पीनेस को रेफर करने की भी आदत पड़ गई, अब यूजुअली अपन बार बार, फिर उसके बाद करेंगे, उसके बाद फिर क्या आराम ही आराम, वो आराम कभी नहीं आता। इसलिए जहाँ डू नॉट रेफर से तात्पर्य क्या है कि क्या अपन मतलब किसी कार्य को करें नहीं और वहीं से एंजॉय करना शुरू कर दें, तभी आप अटक जाओगे। इसका तात्पर्य ये है कि आप उस गोल का वेट न करें, इस गोल तक की जर्नी को एंजॉय करें। यू एंजॉय द होल जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। गोल आपको मिले उससे उस प्रोसेस को भी एंजॉय करें, रेफर नहीं करें। गोल मिलेगा तो जाके मजा आएगा, ऐसा नहीं। मजा इस गोल को प्राप्त करने की सारी स्टेप में एंजॉयमेंट ले सकते हैं। ये डू नॉट रेफर द हैप्पीनेस से तात्पर्य ये है। इसका एक गलत अर्थ भी ले सकते हैं कि साहब हैप्पीनेस बाद में अभी से एंजॉय करते तो फिर गोल खत्म हो जाएंगे, उद्देश्य खत्म हो जाएंगे, कुछ प्राप्त ही नहीं करोगे। वो भी तो आवश्यक है ना, बैलेंस भी आपको बताना है। तो हैप्पीनेस को रेफर नहीं करने से तात्पर्य अपना मीनिंग ये है। ये जैसे लिखा, डू नॉट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस टू देन व्हाटएवर द सिचुएशन इज। टुडे वी मे हैव द ग्रेटेस्ट चैलेंज, दैट डज नॉट मीन वी शुड पोस्टपोन आवर सैटिस्फैक्शन। Today we may be in the middle of
greatest chaos, that does not mean that we should postpone our satisfaction. Happiness is a journey, not a destination. The whole process, पूरी जर्नी को एंजॉय करें, है ना? ये जर्नी लिखी है सारे, इनको सपोर्ट में, इन्हीं के सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ये, ठीक है? अब नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट इसका मैग्नेटाइज द पर्सना में थर्ड पॉइंट अपना लिव इन द मोमेंट एंड सेव लाइफ। ये क्या है? देखिए अपने साथ सबसे ज़्यादा समस्या है जो अपने अपन लोगों में तो अधिकतर लोग, अपन से तात्पर्य अधिक मेजोरिटी ऑफ द पर्सन्स जब जगते हैं सुबह और उससे रात को जब सोते हो आप, उससे पहले अपनी एक्टिविटी को वॉच करना। सुबह उठते ही तो पुराने कल क्या हुआ उसको सोचने लग जाते हैं, कल ये हुआ, आज उसका ये करूँगा, कल मेरा उसने अपमान कर दिया मैं उसको देखूँगा, या कल उसने मेरे को खुशी दी तो उसको मैं आज निभाऊँ दूँगा। भूतकाल में जी, कल मतलब पास्ट की मेमोरी में जीते हैं, और या फ्यूचर की कल्पना करते हैं कि मेरा आज का पेपर निकला, पिक्चर देखेंगे, फिर ये देखेंगे, वहाँ चलेंगे, ऐसे चलेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो व्यक्ति प्रेजेंट में नहीं रहता है ना, या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। तो ये जो फंडा है हैप्पीनेस का, तो ये है कि यू रिमेन इन द प्रेजेंट। कि बुद्ध के लिए एक बहुत स्टोरी है इस तरह की कि बुद्ध जब पहला लेक्चर देने जा रहे थे वहाँ सारनाथ पे, तो एक चरवाहा लड़का था, उसने बुद्ध को देख के पूछा था कि आप कौन, क्या हो? His question was what are you, not who are you, what are you? तो बुद्ध ने पूछा कि what are you, तो बुद्ध ने जवाब दिया, तो बुद्ध ने कहा are you what? तो बुद्ध ने कहा नहीं। तो are you angel, देवदूत? तो are you human being? Then what are you? I am awakened. अवेकन का मतलब मैं जगा हुआ हूँ। जगा हुए से तात्पर्य आप यहाँ समझना, जगे की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ जागा हुआ क्या है? कोई व्यक्ति अवेकन है, इसकी जो प्रारंभिक परिभाषा है वो ये है, ठीक ठीक वर्तमान में रहना, आत्मा की जागृत अवस्था को, आत्मा इसकी जागृत है, इसका मतलब वो वर्तमान में जीना है। वर्तमान को अपन इंजॉय नहीं करता, वर्तमान की स्टेप तो अननोटिस चली जाती है अपनी, और पास्ट की मेमोरीज को ही जी रहे हैं, फ्यूचर की कल्पनाओं में जी रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। आप यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन इट, बट जब थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे अपने माइंड को, तो इस प्रैक्टिस को भी आप अपना सकते हो। ठीक ठीक वर्तमान में रहो। वर्तमान का मतलब वर्तमान की चीज़ों को इग्नोर मत करो, पास्ट को ज़्यादा एंजॉय मत करो, फ्यूचर को ज़्यादा कल्पना मत करो, ठीक ठीक वर्तमान में रहो। अब इसमें कई सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठ जाते हैं, इसका प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट नहीं, ये बहुत हायर स्टेट पे थिंकिंग में आएगा आपके कि फ्यूचर और पास्ट इसकी जो संधि है ना वो प्रेजेंट है, और संधि तो मोमेंटरी है। तो वो प्रॉब्लम अभी आप लोगों को नहीं है। ग्रॉस थिंकिंग अपन करते हैं, जब मैक्रोस्कोपिक रूप में सोचते हैं तो ये समस्या तो अभी अपने सामने नहीं है, लेकिन जब इसका समाधान जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट है कहाँ पे, वो आप जब आपकी उन्नत अवस्था होगी तो आप खुद समझ सकते हैं ना, केवल रेफरेंस के लिए आता है। तो ये चीज़ लिव इन द मोमेंट एंड सेवर लाइफ, जिंदगी के जो स्वाद है ना उनको लो और वर्तमान में रहो। ये जो बाबा से ने कहा था, लिखा है, इफ यू आर डिप्रेस्ड यू आर लिविंग इन द पास्ट, इफ यू आर anxious यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, इफ यू आर एट पीस यू आर लिविंग इन द पीस ही तो आपकी हैप्पीनेस है। शांति वजह से शांति में मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा उसको, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं उसके शरीर में, व्यक्ति से, प्राप्ति से, उसका मतलब हैप्पीनेस उसको प्राप्त है। ये भी चीज़ें वही हैं इससे के सपोर्ट करती हैं कि व्यक्ति को प्रेजेंट में क्यों रहना। एंड फॉर वेरी सिंपल थिंग, स्माइल। पर्सनालिटी में स्माइल इज वेरी इम्पोर्टेंट। स्माइल क्यों इम्पोर्टेंट है? स्माइलिंग इज इन्फेक्शियस, यू कैन टेक इट लाइक कोविड। जैसे कहते हैं ना, जुकाम वाले आदमी के पास नहीं बैठने चाहिए क्योंकि जुकाम हो जाए। तो हंसना भी इसी तरह से, हंसने वाला आदमी आपको वैसे ही हंसा देगा। अरे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्माइलिंग एड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू योर पर्सनालिटी। स्माइलिंग फेस करके ज़्यादा आदर पर भी अगर दुखी चेहरा रखने की तो धीरे धीरे प्रैक्टिस लाते।
टेस्ट और स्माइलिंग। तो ये चार फैक्टर अगर आप ऐड कर देंगे आपकी पर्सनालिटी में, तो मैग्नेटाइज्ड ऑफ द पर्सोना के अंतर्गत जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हैप्पीनेस के, वो सब आपको प्राप्त होगा। क्योंकि हैप्पीनेस इंटरेक्शन विद द अदर्स, इसमें भी निर्भर करता है। स्माइलिंग पे उसमें भी बताया मैंने। थर्ड पे आते हैं अपन ए पे, एस एम हो गया, ए पे अराउंड हार्ट। ये क्या, ये साइंटिस्ट लोगों के विषय का रिसर्च। देखो ये चीजें जो बताई उसको साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। क्योंकि हैप्पीनेस क्या है, आदमी खुशी होता है तो उसके माइंड का पीएचडी करी होता है, एफएमआरआई, पीईटी, पीईजी, एमईजी, ब्रेन का जो फ्रैक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पीईटी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, समथिंग ब्रेन की जो स्टडीज करते हैं, उनको स्टडी किया तो देखा कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का जो खेल है और वहाँ जो वृत्ति बनती है, वो वृत्ति आपको हैप्पी फील कराती है। तो वो वृत्ति कब डेवलप होती है, जब पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन्स आपके शरीर में सीख रहे हैं। तो अब लोगों से ये हार्मोन्स भी आगे के स्लाइड में बताएंगे। उससे पहले ये पूछा कि क्या वास्तव में इससे हैप्पीनेस मिलती है क्या? आंसर है बिल्कुल मिलती है। कैसे मिलती है आप देखें, ये इसको देखें, हार्मोन्स मेक यू हैप्पी। क्या हार्मोन से भी खुश हो सकता है? क्या हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं आर्टिफिशियल? इसका बहुत कॉमन एक्सपीरियंस एग्जांपल भी देते हैं आपको तो समझ में आएगा। ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ इज, कैन समवन बिकम हैप्पी इफ अनडेटेड दीज हार्मोन्स इनसाइड हिम? क्या आर्टिफिशियल तरीके से वो हार्मोन्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दे तो हैप्पीनेस आएगी क्या? आएगी। लेकिन समस्या क्या है वो बताएं। ये समस्या ये बता रहा है। यस, that will certainly work. However, you must put in mind that unless you deal with your problems, your happiness won't last for long. Happiness तो आप जैसे नहीं कहते ना, वो क्या कौन सा गाना है ना, दुनिया को मारो गोली अभी तो हाथ में जाम है टाइप। मतलब वो शराबी क्या करता है, बाहर के जाए उसको पी के मस्त हो जाता है, उसको आनंद आता है, उसकी अगर हमारा स्टडी करो तो हैप्पीनेस है। तो क्या वो वे सही है क्या? नहीं। जैसे ड्रग्स लेते हैं ना, बहुत से ड्रग के आदी हो जाते हैं, नशा करने के आदी हो जाते हैं। तो नशा क्यों करता है? मजा आता है ना। अगर मजा नहीं आएगा, शराब क्यों पीता है? कड़वा होता है लेकिन शराब पीता है, इसलिए पीता है, उसको खुशी ढूंढता है, उसको मजा आता है। तो क्या वो मजे का स्रोत सही है क्या? नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि वो आपकी ये जो इंद्रियां है ना, जिनसे आप वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेते हो, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। पहली हानि हुई, और दूसरी हानि ये जैसे भी आपको ड्रग्स लेने से, नशा करने से कुछ खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो रियल खुशी इसलिए नहीं होगी जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। Yes, they will certainly work. However, you must put in mind that unless you deal with your problems, your happiness won't last for long. शराब में नशा उतरा बात तो हैप्पीनेस को प्राप्त करनी है तो इस नेगेटिव रास्ते पे को त्यागना है, नेगेटिव रास्ते से नहीं जाना। अराउज द हार्मोन्स का क्या रोल है, केवल ये बताने के लिए इसको मैंने दिया। अब ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं? 4 हार्मोन्स डिस्कवर हुए। These are the 4 hormones which determines human happiness. Endorphins, dopamine, serotonin and oxytocin. उसके नाम सुने आपने? जी, जल्दी काम में आते हैं बच्चों। ऑक्सीटोसिन तो हैप्पी हार्मोन, जिनके घर पे गाय है, किसी के घर पे तो वो ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन नहीं देते क्या?